नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः सलाम जी। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बहुआयामी बुद्धि, जो कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों बाल विकास का। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही है। आप कोई भी एग्जाम दे दो साथियों, जहाँ पे बाल विकास पूछा जाता है, बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और जिनका CTET का टारगेट है साथियों, उनके लिए तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि उनके लिए एक अमृत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स के माध्यम से जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है साथियों, जो कि आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेगा। आपको 6वीं 7वीं और 8वीं का जो NCERT बुक्स है, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। और बहुत ही शॉर्ट के माध्यम से यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। इन्हीं दिनों में हमें क्या करना है, एक तो सिलेबस कुछ देखना है, उसके बाद में प्रैक्टिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पे CTET यदि आपका टारगेट है, तो CTET में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है जो कि आपको क्वालिफाई तक लेके जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बुद्धि की ओर, जो कि चैप्टर ही है हमारा बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं बुद्धि क्या होती है। सो बुद्धि की यदि हम यहाँ पे बात करें, सो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे बनाती है? सक्षम बनाती है। और बुद्धि के संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पे मतभेद भी है। फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है ना। और इससे ही व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का, यानी कि इसे ही व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। और मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में अंतर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बुद्धि के मुख्यतः 3 पक्ष माने जाते हैं। पहला कार्यात्मक पक्ष, दूसरा संरचनात्मक पक्ष, और तीसरा होता है साथियों क्या? क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, और यही बुद्धि के मुख्य 3 श्रेणियों में भी इन्हें विभाजित किया जाता है। पहला सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, और एक होता है अमूर्त बुद्धि। इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, वंशानुक्रम या वातावरण, इन दोनों की यहाँ पे अंतक्रिया बुद्धि को निर्धारित करती है ना। वंशानुक्रम हो या फिर वातावरण हो, इन दोनों यानी कि ये दोनों की अंतक्रिया जो होती है बुद्धि को, यानी कि बुद्धि का क्या करता है? बुद्धि को निर्धारण करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो इंटेलिजेंस की अर्थात बुद्धि की, सो बुद्धि क्या होती है? समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो आ जाती है, और उन समस्याओं का समाधान या उन समस्याओं का सही हल तभी निकाल पाओगे आप, या हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास में हमारी योग्यता उस लायक हो, या आपके पास में उस के बारे में नॉलेज हो, है ना। तो उसे ही कहा जाता है इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं, या समस्याओं को सुलझाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, बुद्धि से ही व्यक्ति क्या कर सकता है? तर्क कर सकता है, क्योंकि बुद्धि के बिना आप सोच नहीं सकते, है ना। सो बुद्धि के माध्यम से ही आप कोई तर्क कर सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ बुद्धि के ही माध्यम से आप थिंकिंग, यानी कि आपके अंदर क्या होगा? थिंकिंग होगा, अर्थात आपके सोचने की विचार होंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप इमेजिंग जो है, इसी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ही कर सकते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। कैसे होती है? स्थायी और परिवर्तनशील होती है। स्थायी और परिवर्तनशील होती है ना। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि स्थायी होती है ना। बुद्धि कैसी होती है? स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है ना। परिवर्तनशील होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यही बुद्धि जो होती है अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है ना। क्या करती है? अनुकूलन
अनुकूलन स्थापित करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बुद्धि के प्रकारों पे, ठीक है। तो बुद्धि के प्रकारों को अलग अलग तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। और यहाँ पे थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पे। और यहाँ पे बुद्धि का जो 3 आयाम जो थर्नडाइक के द्वारा बताया गया है, पहला है आपके पास में मूर्त बुद्धि। सो मूर्त बुद्धि क्या होती है साथियों? मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि के माध्यम से, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज़ें है ना, जो चीज़ें हमारे सामने होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देखकर कार्य करते, जिसे हम देखकर कार्य करते, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। वो वस्तुएं कैसी होती है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। अर्थात मूर्त बुद्धि को मैं पुनः फिर से आपको समझाता हूँ साथियों कि मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय क्या होता है कि वे चीज़ें जो हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, जिसे आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, हर जिन चीज़ों को आप देखकर, जिन चीज़ों को हम देखकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैकेनिक हो गया, कारीगर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे कार्य, इनका एक ऐसा कार्य होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही कर सकते हैं। सो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि पहला मूर्त बुद्धि होता है। दूसरा यहाँ पे थर्नडाइक ने क्या बताया है कि अमूर्त बुद्धि क्या होता है, यानी कि जो बुद्धि हमें दिखाई ना दे, है ना, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। कैसी भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है? जैसे कि डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। सो सामाजिक बुद्धि क्या होती है, समाज का मतलब क्या होता है, सामाजिक बुद्धि में समाज से भी होता है, जो कि समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि कहलाते हैं। जैसा हो गया नेता हो गया, व्यवसायी हो गया, और समाज सेवी हो गया, उसके बाद में अध्यापक इत्यादि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो थर्नडाइक के द्वारा उन्होंने जो 3 जो नियम यहाँ पे बताए हैं, उनको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं। क्या कि उन्होंने क्या क्या बताया, तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, अमूर्त बुद्धि, है ना, मूर्त बुद्धि पहला बताया है। सो मूर्त बुद्धि से हमें यहाँ पे क्या आशय मिलता है साथियों, कि मूर्त बुद्धि क्या होता है, इससे अभिप्राय क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम देखकर या प्रत्यक्ष रूप से देखकर उन पे हम कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, मूर्त बुद्धि कहलाते हैं, ठीक है, मूर्त बुद्धि कहलाता है, ठीक है। यहीं पे यदि हम बात करें अमूर्त बुद्धि की, तो अमूर्त बुद्धि क्या होता है, वह बुद्धि जिसे हम, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसमें हम क्या करते हैं, भावनाओं को, यानी कि भावनाओं के माध्यम से, भावनाओं और विचारों के माध्यम से क्या करते हैं हम, विचारों से संबंधित होता है, या विचारों के माध्यम से हम कार्य करते हैं। जैसे कवि हो गया, डॉक्टर हो गया, चित्रकार इत्यादि जो है, ये अमूर्त बुद्धि के महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। इसी के बाद में आपको यहाँ पे सामाजिक बुद्धि दिया गया है, जो कि 3 पार्ट है। इसके 3 प्रकार में थर्नडाइक ने क्या किया है, 3 प्रकार से बांटा है। सो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में समाज सेवी, है ना, जहाँ समाज के लिए कार्य किया जाता है, उसको इससे क्या किया जाता है, सामाजिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेता हो गया, व्यवसायी हो गया, उसके बाद में समाज सेवी, अध्यापक इत्यादि समाज सेवी बुद्धि के महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। इस पॉइंट को यदि आपके पास में कॉफ़ी या पेन है, या फिर कोई नोटबुक है, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, क्या कि सन 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा किया गया था। टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि, है ना, बुद्धि लब्धि का संशोधन, यानी कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने संशोधन किया, यानी कि संशोधन करके इन्होंने क्या किया था, एक सूत्र यानी कि संशोधन कर किया था, और वहाँ
वह था क्या, सूत्र, वह सूत्र वास्तविक आयु को यानी कि वह सूत्र क्या था, उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। इन्होंने एक सूत्र दिया था, टर्मन के द्वारा एक सूत्र दिया गया था, वो क्या था, मानसिक, क्या है, मानसिक आयु अपॉन, मानसिक आयु अपॉन क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, क्या होती है, वास्तविक, वास्तविक आयु, ठीक है, क्या है, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो सूत्र है किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये जो सूत्र है किसके द्वारा दिया गया है, टर्मन के द्वारा दिया गया है ना, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा दिया गया है। और टर्मन का जो सूत्र है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, जो कि हम IQ अर्थात बुद्धिलब्धि इसके माध्यम से ज्ञात करते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने बुद्धिलब्धि का संशोधन किया, संशोधन सूत्र दिया था, और इन्होंने संशोधन किया कि वह सूत्र, यानी कि संशोधन क्या किया था और वह सूत्र क्या बताया उन्होंने कि मानसिक आयु है ना, क्या, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणित 100, ठीक है। आगे जाके हम इससे एज भी इसमें IQ भी चेक करेंगे कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सूत्र दिया गया है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हम यहाँ पे आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बुद्धिलब्धि की जो स्थिति होती है, बुद्धिलब्धि और उनकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे IQ की अगर बात करें, IQ की स्थिति जो है अलग अलग होती है, जड़ बुद्धि अलग होती है, स्थिति के आधार पर अगर हम देखें, अलग अलग स्थितियों के आधार पर IQ अलग अलग होती है। जैसे जड़ बुद्धि के यदि हम यहाँ पे बात करें तो जड़ बुद्धि जो होती है 25 से कम होती है ना, 25 से कम कौन क्या होती है, जड़ बुद्धि होती है। और यही 25 से 49 तक क्या होती है, मूल बुद्धि होती है। 49 तक कौन सी होती है, मूल बुद्धि होती है, ठीक है। इसी के बाद में जो है 50 से क्या है, 50 से 69 तक, 50 से 69 तक क्या होती है, मूर्ख बुद्धि होती है ना, क्या होती है, मूर्ख बुद्धि होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, मूर्ख बुद्धि होती है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें साथियों 70 से 79 तक, तो 70 से 79 अर्थात 70 से 79 तक क्या होती है, मंद बुद्धि, इसे हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि माना जाता है, ठीक है। यहीं पे 80 से 89 तक, यानी कि 80 से क्या, 80 से 80 से 89 तक क्या माना जाता है, इसे माना जाता है सामान्य बुद्धि से नीचे, है ना, सामान्य बुद्धि से क्या माना जाता है, सामान्य बुद्धि से नीचे, है ना, सामान्य बुद्धि से नीचे माना जाता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अगला 110 से 119 है ना, 110 से 119 तक माना जाता है। 110 से 19 तक क्या माना जाता है, सामान्य बुद्धि से, यानी कि सामान्य बुद्धि से ऊपर हो जाते हैं ना, कैसे हो जाते हैं, सामान्य बुद्धि से ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को एक एक को याद रखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ में से कहीं कोई भी क्वेश्चन आपसे, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि 120 से 129 अगर हो तो इसे कहा जाता है 120 से 129, है ना, 120 से 129 तक होता है, तो 120 से 129 तक होता है तीव्र बुद्धि, है ना, क्या होती है, तीव्र, ठीक है, क्या होती है, तीव्र बुद्धि, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में 130 से 139 तक क्या होती है, 139 तक प्रखर बुद्धि कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, प्रखर बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। यही 140 से अधिक जो होती है, 140 से अधिक क्या होती है, प्रतिभाशाली होती है ना, क्या होती है, 140 से अधिक क्या होती है, प्रतिभाशाली, है ना, क्या होती है, प्रतिभाशाली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इस पर, ठीक है। इसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला, सबसे कम जो होता है वो होता है जड़त्व, है ना, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है, जड़त्व बुद्धि होता है, जो कि कितना होता है, जड़त्व बुद्धि 25 से कम, 25 से कम, सबसे कम 25 से कम कौन सा होता है, जड़त्व बुद्धि होता है, ठीक है। और यदि यहीं पे बात करूँ सबसे अधिक 140 से अधिक, वो होता है आपका प्रतिभाशाली बुद्धि, है ना,
प्रतिभाशाली बुद्धि, ठीक है, कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में 25 से 49 तक जो होता है, 25 से 49 तक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, मूड बुद्धि, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मूड बुद्धि कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या दिया गया है, 50 से यानी कि 50 से 69 तक का जो IQ लेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्ख बुद्धि कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मूर्ख बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे 70 से 79 तक का जो IQ लेवल होता है साथियों, उन्हें कहा जाता है क्या, मंद बुद्धि, है ना, उसे क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। उसी के बाद में 80 से 89 तक क्या कहा जाता है, 80 से 89 तक कहा जाता है साथियों, इसको सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि से कैसे होता है, नीचे होता है, सामान्य बुद्धि से नीचे होता है। यहीं पे 90 से 109 तक होता है साथियों, सामान्य बुद्धि से ये कैसा कहा जाता है, सामान्य बुद्धि, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 80 से 89 तक, सॉरी 79 तक क्या होता है, 80 से 79 तक होता है जो सामान्य बुद्धि से कैसा, नीचे, सामान्य बुद्धि से नीचे। लेकिन यदि हम 90 से 109 तक आते हैं, तो 90 से 109 तक का जो IQ लेवल होता है वो होता है सामान्य बुद्धि, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं एवरेज, ठीक है। और इसके बाद में 110 से 119 तक क्या होता है, सामान्य बुद्धि के, सामान्य बुद्धि से कैसा होता है, ऊपर होता है, ठीक है। यहीं पे 120 से 129 तक का जो IQ लेवल होता है साथियों वो होता है तीव्र बुद्धि, ठीक है। और यहीं पे हम बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, तो 130 से 139 तक का जो होता है वो होता है आपका प्रखर बुद्धि, है ना, प्रखर बुद्धि, ठीक है। इसके बाद में 140 से अधिक अगर आपका IQ लेवल है तो वो कहलाता है, कहलाएगा क्या, प्रतिभाशाली, ठीक है। तो वो कहलाता है प्रतिभाशाली। सो यहाँ में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। हम अब चर्चा करते हैं यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, या फिर जो है गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उसमें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं साथियों, पहला यह अपने, यानी कि यह अपने डिसिप्लिन में कैसे होते हैं, अपने डिसिप्लिन में इंडिपेंडेंट होते हैं ना, अपने डिसिप्लिन में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इसमें आत्मा, यानी कि इसमें कि आत्मा की जो क्षमता होती है, इसमें आत्मा की क्षमता कैसी होती है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है ना, कैसी होती है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, अर्थात कोई भी कार्य को वे स्वयं करते हैं ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ इनके पास में होती है, इनके पास में होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इनको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट अगला हम चर्चा करते हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे, क्या कि बुद्धि के जो सिद्धांत है अलग अलग दिए गए हैं, और हर एक सिद्धांत पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो सिद्धांत है यहाँ पे क्या है, बुद्धि का सिद्धांत, है ना, बुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का यहाँ पे प्रतिपादन किया, जिसमें बुद्धि के संबंध में कई प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जिन्हें हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। सो पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत, है ना, क्या होता है, एक कारक का सिद्धांत। सो एक कारक का सिद्धांत क्या होता है साथियों, एक कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन किसने किया था, बीने ने किया था। किसने किया था, सो एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बीने के द्वारा किया गया था ना। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसके, बीने के द्वारा किया गया था। और इन्होंने क्या बताया था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, जो कभी यानी कि जो सभी कार्यों में कार्य करती है ना, सभी कार्यों में कार्य करती है। सो सबसे पहला जो बुद्धि, यानी कि सबसे पहला बुद्धि का जो प्रकार दिया था एक कारक बुद्धि, एक कारक बुद्धि किसने दिया था, बीने ने दिया था। किसने दिया था, बीने ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था कि जो बुद्धि का जो प्रतिपादन है ना, बुद्धि का प्रतिपादन बीने ने किया था। और इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि जो होती है ना, इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, और सभी कार्यों में कार्य करती है ना, सभी कार्यों में कार्य करती है। ये किसने कहा था, सो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन कहा गया था बीने के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, बीने के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यही अगर हम चर्चा करें इस पे एक कारक बुद्धि की, एक कारक सिद्धांत भी, तो एक कारक सिद्धांत जो है स्पष्ट, यह इससे स्पष्ट क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में भी माना जाता है। और इन
मनोवैज्ञानिकों यानी कि इन मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार बुद्धि यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों एवं संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत है यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, क्या है, द्विकारक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया है, सो द्विकारक सिद्धांत को दिया है स्पीयरमैन ने, है ना। किसने दिया है, सो इसको दिया है स्पीयरमैन ने, है ना। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि कितने दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, बुद्धि कितने दो तत्वों से मिलकर बनी। इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि जो है दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहला सामान्य तत्व, है ना, पहला सामान्य तत्व, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि यानी कि जन्मजात होती है। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। और यह हर किसी में अलग अलग होती है ना, हर व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। सो यहाँ पे जो है स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि बुद्धि जो होती है कितने दो प्रकार से यानी कि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, कितने दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। और पहला जो तत्व इन्होंने क्या बताया, पहला जो तत्व बताया सामान्य तत्व, जो कि व्यक्ति का कैसे होता है, सामान्य बुद्धि कैसे होती है, सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, जो कि हर एक व्यक्ति में कैसी होगी, अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहीं पे हम चलते हैं नेक्स्ट अगला जो प्रकार जो है स्पीयरमैन ने यहाँ पे दिया है विशिष्ट तत्व। ठीक है, विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व क्या होता है, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है ना। यह कैसी होती है, दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि क्या कहलाती है, विशिष्ट तत्व बुद्धि के अंतर्गत आती है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो द्विकारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत क्या कहलाता है, द्विकारक सिद्धांत में होता है कि इस कारक के द्वारा यानी कि इस सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इस कारक यानी कि इस सिद्धांत यानी कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन या हम कह सकते हैं इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, सो किसने किया था, सो आपको याद रखना है स्पीयरमैन ने किया था, है ना। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने क्या बताया था, बुद्धि को दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने क्या बताया, दो तत्व बताया है, बुद्धि का जो निर्माण है दो तत्वों से हुआ है। और पहला तत्व उन्होंने क्या बताया कि सामान्य बुद्धि। और सामान्य बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति जो है सामान्य बुद्धि, व्यक्ति का जो सामान्य बुद्धि कैसा होता है, जन्मजात होता है, जो कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। ठीक है, यही उन्होंने नेक्स्ट अगला प्रकार के बताया। इसी में अगला दूसरा टाइप विशिष्ट बुद्धि, अर्थात ये विशिष्ट बुद्धि कैसी होती है, विशिष्ट बुद्धि कैसी होती है, ये दूसरों के द्वारा अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने स्कूल से जो ज्ञान अर्जित किया है, स्कूल से आपने टीचर से जो सीखा है, उसे हम क्या कहते हैं, दूसरों से अर्जित बुद्धि अर्थात विशिष्ट तत्व कहा जाता है। ठीक है, और हर एक व्यक्ति में जैसे कि पहला क्या कहा गया है, सामान्य तत्व। सामान्य तत्व के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि जो सामान्य बुद्धि होती है कैसे होती है, जन्मजात होती है। कैसे कुछ लक्षण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। उसमें जो बालक को सिखाया नहीं जाता है या वह देख के सीखता नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट पे, समूह तत्व का कारक, है ना। समूह तत्व कारक सिद्धांत, समूह तत्व कारक सिद्धांत, समूह तत्व कारक सिद्धांत क्या होता है, समूह तत्व कारक सिद्धांत क्या होता है, इस तत्व को का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया है, इस तत्व का प्रतिपादन जो है थर्स्टन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, थर्स्टन द्वारा किया गया है, थर्स्टन द्वारा किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण माना जाता है ना, कई प्रकार की योग्यताओं का क्या माना जाता है, मिश्रण है, जो कि भिन्न समूहों में बांटी जाती है। ठीक है, क्या भिन्न समूहों में बांटी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनके प्रकार हमने देखा, उनको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या, तो सबसे पहला हमने देखा बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत क्या होता है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहला पॉइंट तो बीने ने किया था, है ना। और इन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की यानी कि सभी व्यक्तियों में क्या होता है, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और सभी कार्य कैसे होते हैं, सभी कार्य करती है ना, और ये सभी कार्य करते हैं। दूसरा जो बुद्धि है द्विकारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं, इसमें दो तत्वों यानी कि द्विकारक बुद्धि कैसे दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इस बुद्धि का जो
प्रतिपादन है या किसके द्वारा दिया गया है, सो आपको याद रखना है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला सामान्य तत्व, सामान्य तत्व में से ये सामान्य तत्व यानी कि सामान्य बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है, और यह हर एक व्यक्ति में अलग अलग हमें दिखाई देती है, अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला उन्होंने क्या बताया, विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट मीन्स स्थायी, ठीक है, सॉरी मतलब अर्जित किया हुआ। विशिष्ट मीन्स तो विशिष्ट तत्व मतलब अर्जित किया हुआ। ये बुद्धि कैसे होती है, अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे कि आपने जो टीचर से जो ज्ञान अर्जित किया उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट तत्व या विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हमने नेक्स्ट अगला क्या देखा है यहाँ पे, समूह तत्व। समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत में क्या होता है, समूह तत्व से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, समूह तत्व से आप क्या समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें समूह का क्या जाता है, समूह पाई जाती है ना। अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है, थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा, थर्स्टन के द्वारा किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण या हम कह सकते हैं समूह होता है, समूह पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला, थर्नडाइक का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है। थर्नडाइक का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। थर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है उस पर हम नज़र डालते हैं। ठीक है, सो इस थ्योरी यानी कि इस थ्योरी में क्या, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि अलग अलग दशाओं में होती है। बुद्धि कैसी होती है, अलग अलग दशाओं में होती है। बुद्धि के बारे में यहाँ पे जो हार्वर्ड गाइडेंस, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे हार्वर्ड गाइनर के द्वारा यहाँ पे जो बुद्धि सिद्धांत यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन यहाँ पे किया गया है उनके द्वारा, उस पर यदि हम नज़र डालें तो इस थ्योरी के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से, इस सिद्धांत में यह जोर दिया गया है कि बुद्धि कैसी होती है, अलग अलग दशाओं में होती है। कैसी होती है, अलग अलग दशाओं में होती है, अलग अलग दशाओं में होती है। पहला हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, पहला शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि अर्थात इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का क्या होता है, ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में विकास यानी कि जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास अधिक होता है और वह वकील, कवि या पत्रकार बनता है। ठीक है, सो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे जो है, हार्वर्ड गाइनर ने क्या बताया, हार्वर्ड गाइनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत यहाँ पे दिया है शाब्दिक भाषाई सिद्धांत। और शाब्दिक भाषाई सिद्धांत के माध्यम से इसमें क्या होता है, शब्दों का ज्ञान होता है ना, शब्दों का भरपूर ज्ञान होता है। और इसी ज्ञान के माध्यम से, इन्हीं ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में एक विकास, व्यक्ति में विकास कैसे होती है, अधिक होती है। और इन विकास की अधिकता के कारण ही व्यक्ति वकील, कवि या पत्रकार बन पाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। पहला क्या है, शाब्दिक बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होता है, इसके अंतर्गत यानी कि इसमें क्या होता है, तार्किक योग्यताएं अधिक होती है। तार्किक योग्यताएं अधिक होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स या हम कह सकते हैं मैथ्स कैलकुलेशन कैसे होता है, अधिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। जिसमें सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक तीव्र हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जिन व्यक्ति में इनका विकास होता है तीव्र बुद्धि का, उनमें क्या होता है, उनमें आपको यहाँ पे अनेक व्यक्ति आपको जो है बैंकर के रूप में, बैंकिंग के रूप में, बैंकिंग सेक्टर के रूप में आपको नजर आएंगे, वैज्ञानिक के रूप में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, वही व्यक्ति बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं या बैंकर बनते हैं और वही साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या दिया गया है, स्थायित्व बुद्धि। स्थायित्व बुद्धि क्या होती है, ये अमूर्त होती है। कैसे होती है, अमूर्त होती है। और इन तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना होता है इसमें, है ना, मानसिक छवि बनाना होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार एवं चित्रकार होते हैं। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि अमूर्त बुद्धि जिसे आप क्या करते हैं, जिसे आप क्या करते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से, या हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अमूर्त बुद्धि के बारे में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताया था।
यहाँ पे अमूर्त बुद्धि के बारे में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो जिसमें भावनाओं और विचारों का क्या होता है यहाँ पे संबंध होता है। भावनाओं और विचारों का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमूर्त, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। और इस अमूर्त के माध्यम से ही यानी कि अमूर्त पर क्या मानसिक और मानसिकता की कैसे होती है, मानसिक छवि बनती है ना, मानसिक छवि बनती है। और इन्हीं छवि के माध्यम से, इन्हीं ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जो है चित्रकार या मूर्तिकार बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो है शारीरिक गति बुद्धि, है ना। तो शारीरिक गति बुद्धि क्या होती है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो शारीरिक बुद्धि शरीर को क्या करती है, गति प्रदान करने वाली बुद्धि होती है ना। शरीर को क्या करते हैं, गति प्रदान करने वाली बुद्धि होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है, जिन व्यक्ति में इनका विकास कैसा होता है, अधिक होता है, वे अभिनेता या अभिनेत्री, है ना, क्या बनते हैं, वे अभिनेता या अभिनेत्री बन पाते हैं या डांसर बन पाते हैं, है ना, या फिर एथलीट बन पाते हैं, जिनके पास में क्या होता है, शारीरिक गति अधिक होती है ना। शारीरिक गति अधिकता होने के कारण ही वे अभिनेता या अभिनेत्री का रूप लेते हैं आगे जाके। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट पे। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या होते हैं, इस बुद्धि के माध्यम से या इन बुद्धि के अंतर्गत संगीत की यानी कि संगीत की बुद्धि अधिक होती है। संगीत की बुद्धि अर्थात संगीत का जो ज्ञान है वो कैसा होता है, अधिक होता है, जिसके कारण व्यक्ति में इनका विकास अधिक होगा। और विकास यदि अधिक होता है तो वही विकास अधिकता होने के कारण वे सिंगर या फिर वे क्या बन पाते हैं, सिंगर बन पाते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है ना। किसके द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसा व्यवहार करना है, यह हमें किसके द्वारा पता चलता है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से ही हमें पता चलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो एक टीचर है वो स्टूडेंटों के साथ में कैसा व्यवहार करती है या उनके साथ में कैसे बर्ताव करती है, ये कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है इसी बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट अगला पॉइंट में इन्हीं बुद्धि के माध्यम से, इनकी अधिकता के माध्यम से ही नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदि बन पाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, इसके द्वारा खुद के साथ, है ना, खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है तब हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास कैसा होता है, अधिक होता है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, है ना। सो ये इसका इस अंत व्यक्तित्व बुद्धि से क्या समझते हैं साथियों आप, तो इन अंत व्यक्तित्व बुद्धि की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा खुद के साथ में इंटरेक्ट किया जाता है, खुद के साथ में इंटरेक्ट किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति में क्या होता है, इनमें विकास अधिक होगा। और इनका अगर विकास अधिक होता है तो वे ही आगे जाके क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन पाते हैं और लोगों को संदेश दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, प्राकृतिक बुद्धि। सो प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है, प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति प्राकृतिक के नज़दीक होता है ना, प्रकृति के कैसे होता है, नज़दीक होता है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे ही क्या बन पाते हैं, किसान बन पाते हैं ना, क्या बन पाते हैं, किसान बन पाते हैं। तो ये प्राकृतिक बुद्धि हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि, है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति हर चीज़ों के अस्तित्व के बारे में सोचता है ना, हर चीज़ों के अस्तित्व के बारे में सोचता है। जो उसके सामने नजर आता है उसके अस्तित्व के बारे में वे सोचने लगता है। जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, इस प्रकार की जो क्वेश्चन जो है उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अस्तित्ववादी कहते हैं। और इन जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आगे जाके क्या बन पाते हैं, साधु संत बन पाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसकी आलोचना भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आलोचना भी किया गया है। और जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता है ना। क्या माना जाता
है यह जो अस्तित्ववादी बुद्धि जो होती है ना, अस्तित्व वाली जो बुद्धि होती है, अस्तित्व वाली बुद्धि में यहाँ पे अलग अलग जो फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको कि यह व्यक्ति में यदि इनका अधिकता यदि होती है तो इसमें क्या होगा, साधु संत कैसे होंगे, साधु संत कैसे होंगे, साधु ये क्या होते हैं, साधु संत बन पाते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। सो हमने पहले क्या देखा, द्विआयामी सिद्धांत। ठीक है, द्विआयामी सिद्धांत में हमने यहाँ पे 9 अलग अलग टाइप के जो बुद्धि है उनमें चर्चा किया। अब हम चलते हैं त्रिआयामी बुद्धि, और त्रिआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है इनका प्रतिपादन किसने किया है, तो गिलफोर्ड ने किया है ना, किसने किया है, यहाँ पे गिलफोर्ड ने किया है। ठीक है, किसने किया है, गिलफोर्ड ने किया है। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, किसने किया है, गिलफोर्ड ने किया है। ठीक है, गिलफोर्ड ने किया है। और इस सिद्धांत में बुद्धि जो होती है ना, इस सिद्धांत में बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे, संरचनात्मक सिद्धांत, यानी कि इस बुद्धि को संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता में प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, और इन वस्तुओं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। विषय वस्तु, संक्रिय और तत्व, ये 3 प्रमुख यहाँ पे तत्व है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, यही जो घटी सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, त्रिचापीय सिद्धांत जो है, त्रिचापीय सिद्धांत या हम कह सकते हैं त्रिघटी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, यहाँ पे है ना, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा। अब हम चलते हैं स्टर्नबर्ग के द्वारा जो 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है, उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है, उनको हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, उन पे नज़र डालते हैं। ठीक है, सो पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। सो अनुभवात्मक बुद्धि क्या होता है, अनुभवात्मक बुद्धि मीन्स वह बुद्धि, यानी कि यह बुद्धि जिसमें अनुभव यानी कि जिसमें अनुभव पर आधारित होता है, वह बुद्धि जो अनुभव पर आधारित हो और व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है, कुछ नया विचार उनके मन में उत्पन्न होता है, वे अपने अनुभव से कुछ नया यहाँ पे क्रिएट करते हैं या नया बनाने का कोशिश करते हैं या नया प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। और अनुभवात्मक बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 प्रकार से अलग अलग बांटा है। दूसरा है घटनीय बुद्धि। घटनीय बुद्धि मीन्स क्या होता है कि घटनीय बुद्धि यानी कि घटनीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं ना, कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं ना, क्या जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ तो इसका क्या कारण है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है घटनाई बुद्धि में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में संदर्भात्मक बुद्धि जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, संदर्भात्मक बुद्धि जो होती है, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को क्या करता है, इस सूचना को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिनको उसको अधिक से अधिक लाभ हो, है ना, जिनसे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं और व्यवहारिक होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो संदर्भात्मक जो बुद्धि होती है ना, ये क्या कहलाती है, संदर्भात्मक जो बुद्धि होती है, इसमें व्यक्ति सूचनाओं को क्या करता है, सूचना को इस ढंग से उपयोग करता है, सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करता है, यानी कि इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसमें अधिक से अधिक व्यक्ति पर्यावरण के साथ में कैसा हो, समायोजन रखता हो, अधिक से अधिक पर्यावरण से कैसा हो, सामाजिक यानी कि उनका व्यवहार कैसा हो, समायोजन हो या समायोजन के अंतर्गत आता हो, उनका व्यवहार समायोजन के अंतर्गत हो या पर्यावरण के प्रति उनकी रुचि हो, वो क्या कहलाती है, संदर्भात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला चैप्टर की ओर, और वो है लर्निंग अर्थात अधिगम। सो अधिगम पे हम नज़र डालते हैं और अधिगम को भी बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बुद्धि है, बुद्धि निर्माण के अंतर्गत जो अलग अलग जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, उनको आपने बहुत ही अच्छा से यहाँ पे ध्यान दिया होगा। और इससे जो क्वेश्चन है आपसे
काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनेंगे। और मैं इतना विश्वास के साथ में कहता हूँ साथियों कि यदि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से ध्यान देते हुए नोट किया होगा या फिर नोट नहीं भी किया, तो इसमें क्लास में आपकी जो मानसिकता या फिर आपने आप यहाँ पे पूरा समय यहाँ पे अच्छे से दिया होगा, तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। और आपने क्लास अच्छा से देख लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, वो नोट्स आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको एक बार रीड करना है, उसके बाद में आपको टेस्ट लगाना है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, आपने जो पढ़ा है वो आप भूल जाओगे। सो याद रखने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है साथियों क्या, टेस्ट। और टेस्ट के माध्यम से ही आप जो है बहुत सारी चीज़ों को या छोटी छोटी चीज़ों को आप सीख पाते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे अधिगम या लर्निंग की ओर। सो अधिगम क्या होता है साथियों, अधिगम क्या होता है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि सीखना हम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते जाते हैं ना। और इसमें व्यक्ति जो होता है प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे सीखते जाता है, वैसे वैसे अपने व्यवहार में उसमें परिवर्तन आते जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब छोटा होता है, यानी कि जब बालक छोटा होता है, तो उनका जो व्यवहार होता है कुछ अलग होता है। और वही जो बालक है, बालक यदि जो उम्र में यदि धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने लगता है या वृद्धि होने लगती है, या आगे चल के उनके जो व्यवहार होते हैं, व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हमें यहाँ पे नज़र आने लगते हैं। और उम्र के साथ साथ में वे सीखने लगता है ना। और वही सीखने के परिणाम स्वरूप उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हमें नज़र आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, सीखना है ना, सीखना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक है, सीखना क्या होता है, अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। सीखना क्या होती है, अनुकूलन की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है ना। क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और सीखना कैसे होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है, पहला पॉइंट, सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है। ठीक, दूसरा, सीखना सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीखना क्या है, अनुकूलन है। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है सीखना क्या होता है, सीखना अनुकूलन और सार्वभौमिक है ना, सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक है क्योंकि आप उतना सीख सकते हैं जितना आपके पास में कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ से आप सीख सकते हो वहाँ से, यानी कि जहाँ से आपको सीखना है वहाँ से आप सीख सकते हो। तो ये कैसा है, एक सार्वभौमिक है, मतलब हर एक जगह से आप सीख सकते हैं, हर एक वस्तु से आप सीख सकते हैं। आप जहाँ पे हो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो सीखने का कोई समय सीमा नहीं होता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और यहाँ पे यही कहा गया है, दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीखना क्या है, सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे सीखते जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हमें नज़र आने लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सीखना एक क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है ना। कैसे होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। सीखना क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। और स्कूल में जो अधिगम में स्कूल में अधिगम में जो परिवेश होता है ना, परिवेश से ही सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल यहाँ पे दिया जाना चाहिए, है ना। अधिक ही क्या दिया जाना चाहिए, इसमें बल दिया जाना चाहिए। स्कूलों में अधिगम के प्रवेश पर, है ना, अधिगम के प्रवेश पर अर्थात लर्निंग के प्रवेश पर जो है लर्निंग के प्रवेश से ही सहभागिता अर्थात बालकों के द्वारा, यानी कि बालकों के द्वारा जो कौशल और ज्ञान का जो अर्जन होने वाला है, इसमें अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि कैसे होती है, सार्थक अधिगम जो होती है, सार्थक अधिगम जो होती है मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है ना, प्रोत्साहित करती है। सो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि जो सार्थक अधिगम होती है, तो सार्थक लर्निंग जो होती है ना, सार्थक लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या, यानी कि इसमें एक समस्या पर विविध तरीके से, एक समस्या पर यदि कोई समस्या आ गया तो उसमें विविध प्रकार से यानी कि विविध प्रकार से आपके मन में क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं विचारों के माध्यम से हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है, और उन तरीकों के माध्यम से
हम समस्याओं का कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे अधिगम अर्थात लर्निंग, ये क्या होता है, अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। ये कैसा होता है, अधिक सार्थक भी होता है और प्रभावशाली भी होता है। कैसा होता है, सार्थक होता है। कैसा होता है, सार्थक होता है और प्रभावशाली होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसा होता है, प्रभावशाली होता है ना, अधिक कैसे होते हैं, सार्थक और अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए यहाँ पे सीखना दृष्टिकोण बेहतर होता है। सीखने की जो दृष्टिकोण कैसी होती है, बेहतर होती है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। जो प्रारंभिक कक्षाओं में जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया जो होती है ना, प्रक्रिया के लिए सीखना कैसे होती है, सीखना लर्निंग बाय जो डूइंग जो होती है ना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण होती है, यानी कि इनकी जो दृष्टिकोण कैसी होती है, बेहतर होती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों, यानी कि विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है ना। सीखने के लिए जो यानी कि अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में कैसी होती है, सामाजिक अवसरों में भागीदारी कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। और अधिगम होती है मुख्य रूप से एक सामाजिक होती है ना, मुख्य रूप से क्या होती है, एक सामाजिक होती है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की जो सक्रिय भागीदारी कैसी होती है, आवश्यक होता है। ठीक है, कैसा होता है, आवश्यक होता है। और सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्याओं का समाधान इत्यादि प्रक्रिया इसमें क्या होती है, शामिल होती है अधिगम में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की और उससे पहले हम यहाँ पे जो अधिगम अर्थात जो लर्निंग है उसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिगम जो होती है ना वो कैसे होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली की एक प्रक्रिया है ना, क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समस्या में, प्रत्येक परिस्थिति से सीखना, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति से क्या करता है, सिखाता है, या व्यक्ति सीखता है और उन्हीं लर्निंग के माध्यम से, उन्हीं सीख के माध्यम से उनके व्यवहार में क्या आता है, यहाँ पे परिवर्तन आता है। ठीक है, और यही सीखना कहलाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहारों में क्या लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं इस लर्निंग अर्थात अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सीखना कैसा है, एक अनुकूलन प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, अनुकूलन प्रक्रिया होती है। दूसरा, सीखना क्या कहलाता है, सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक है, जो कि आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सीखना व्यवहार में परिवर्तन है ना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे आप सीखते जाते हो वैसे वैसे आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन है, ऑटोमेटिक आने लगते हैं और आप अलग तरीके से यहाँ पे व्यवहार करने लगते हैं पहले की तुलना में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है ना, सीखना कैसा है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में स्कूल में अधिगम में प्रवेश में, यानी कि प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का जो अर्जन कैसे होता है, कौशल एवं ज्ञान का जो अर्जन के समय किसमें अधिक बल दिया जाता है, किसका, सीखना को। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। ठीक है, अगर यह मुख्य यानी कि यह कैसा होता है, मुख्य निर्देशित हो सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम कैसे होते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के लिए सीखना कैसे होता है, दृष्टिकोण, यानी कि सीखने की जो दृष्टिकोण कैसे होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। और अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसर में कैसे होनी चाहिए, भागीदारी महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जो अधिगम मुख्य रूप से कैसे होती है, सामाजिक होती है। अधिगम जो होती है मुख्य रूप से कैसे होती है, सामाजिक होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की जो सक्रिय भागीदारी होती है कैसे होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। और सार्थक जो अधिगम जो होती है कैसे मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण एवं समालोचन सोच तथा समस्याओं का समाधान की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल होती है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो अधिगम के जो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया उसे आपने बहुत ही अच्छा से ध्यान देते हुए सीखा होगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अधिगम वक्र क्या होता है, और ये भी जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या होता है जब अधिगम की मात्रा है ना, जब अधिगम की मात्रा प्रभाव क्षमता मात्रा प्रभाव क्षमता अधिक को यानी कि आदि को क्या आता है, आदि को किसी माध्यम से, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राफ या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है ना। और इसके माध्यम से ही इन अधिगम की जो न्यूनतम एवं अधिकता या शून्यता कैसे होती है, शून्य की स्थिति क्या हो जाती है, शून्य की स्थिति जाती है, ठीक है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है कि अधिगम वक्र क्या होती है। सो अधिगम वक्र के माध्यम से इसमें क्या होता है, मात्राओं का प्रभाव का और क्षमताओं का, है ना, मात्राओं प्रभाव और क्षमताओं आदि को किसी माध्यम से अर्थात आरेख से क्या करते हैं हम, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है। और इन आरेख के माध्यम से ही वह अधिगम यानी कि उन्हीं जो आरेख के माध्यम से जो प्रदर्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहा जाता है। और इस अधिगम में न्यूनतम से अधिकतम मतलब कम से अधिकता की ओर या फिर शून्य की स्थिति भी यहाँ पे व्यक्त की जा सकती है। और यहीं पे जो अधिगम वक्र के कितने 4 प्रकार बताए गए हैं, जो कि हम एक एक पे यहाँ पे नजर डालने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है सरल रेखीय वक्र। तो सरल रेखीय वक्र क्या होती है, इसमें सीखने की जो गति कैसे होती है, समान होती है। सीखने की जो गति होती है इसमें कैसे होती है, समान होती है। और यहाँ पे आप यहाँ पे जो है सरल रेखीय वक्र में जो यहाँ पे बताया गया है उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होंगे। ये कैसे होती है, एक चक्री होती है, यानी कि सीखने की जो गति कैसे होती है, समान होती है ना, कैसे होती है, समान होती है, ठीक है, समान होती है। ये आड़ी टेढ़ी नहीं होती, कैसे होती है, समान और सीधी होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है ये कैसे होती है, उन तोदर होती है। ये कैसे होती है, उनतोदर होती है, उनतोदर वक्र होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की जो गति होती है ना, सीखने की जो गति जो होती है शुरू में कैसे होती है, तेज होती है। शुरू में कैसी होती है, शुरू में यहाँ से तेज निकलेगी, ठीक है, यहाँ से शुरू से कैसे होती है, तेज होती है। और उच्चतम बिंदु पर, और कैसे होती है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद में सीखने की जो गति होती है वो कैसे होने लगती है, धीमी होने लगती है ना, कैसे होने लगती है, धीमी होने लगती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें मैंने इससे पहले जो क्लास है आप लोगों को देने का प्रयास किया था उसमें भी मैंने बताया था साथियों क्या कि इसको सबसे अच्छा उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बच्चों की जो सीखने की जो क्षमता होती है ना, बच्चों की सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसे होती है, तीव्र होती है। लेकिन किसी बालक की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उनका एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा अवस्था आती है, एक ऐसा समय आता है जिसमें उनके जो सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसे होने लगती है, कम होने लगती है धीरे धीरे, है ना। सो इसे हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या होता है, नतोदर अधिगम क्या होता है, इसमें शुरू में कैसे होते हैं, शुरू में सीखने की जो गति कैसे होती है, धीमी होती है। इसी के अपोजिट उन तोदर में क्या होता था कि पहले बच्चा जो सीखता था, बालक जो सीखता था वो शुरू स्टार्ट में कैसा स्पीड से सीखता था, उनकी जो गति होती थी तीव्र होती थी, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती थी जिसमें उनकी जो गति कैसे होने लगती थी, मंद होने लगती थी। यहीं पे इसी के अपोजिट में जो है नतोदर है ना, नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है कि इसमें जो है शुरू में सीखने की जो गति कैसे हो जाती है, शुरू में ही सीखने की जो गति कैसे होती है, मंद होती है। और इसके बाद में धीरे धीरे सीखने की गति में क्या होती है, तेजी आती है। और
उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है ना, उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ दिया भी गया है, उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे मंद होती है और मंद होने के साथ साथ में धीरे 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 क्या होती है, वृद्धि की ओर, यानी कि उच्चतम की ओर, उच्चतर के स्तर की ओर बढ़ते जाती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र क्या होता है? तो मिश्रित अधिगम जो वक्र होता है, शुरू में अधिगम की जो गति जो होती है तेजी एवं धीमी दोनों होती है, तेजी एवं धीमी, और अंत में भी अधिगम की जो गति होती है तेज या धीमी दोनों तरह की हो सकती है। और यह वक्र कैसी होती है? यह वक्र उन्तोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप माना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं कि जो अधिगम वक्र जो होती है ना, अधिगम वक्र जो होती है, अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, इसके अलग अलग रेखाओं के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उसको हम फिर से रिपीट करते हैं क्या, कि पहला इन्होंने बताया, इसमें बताया गया सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? इसमें सीखने की जो गति होती है, सीखने की जो गति होती है वो कैसी होती है साथियों? सीखने की जो गति होती है वो कैसी होती है? स्पीड से, अर्थात इसमें स्पीड होती है, अर्थात गति कैसी होती है? तेज होती है ना, गति इसमें क्या होती है? तेज होती है, गति तेज होती है। जबकि यदि हम यहाँ पे बात करें उन्तोदर वक्र की, तो उन्तोदर वक्र में क्या होता है? इसमें शुरू में तो स्पीड से होता है ना, शुरू में स्पीड से होता है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा अवस्था आता है जिसमें जो गति जो होती है वो कैसे होने लगती है? कम होने लगती है। यही नतोदर में क्या होता है? इसी के अपोजिट होता है ना, नतोदर में क्या होता है? इसी के अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होता है कि इसमें शुरू में क्या होने लगता है? मंद होने लगती है, शुरू में मंद से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे सीखने लगता है, और सीखते सीखते उसकी जो गति, यानी कि सीखने की जो गति होती है वो कैसे होने लगती है? वृद्धि, उसमें गति में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है मिश्रित अधिगम, जिसमें मिश्रित अधिगम में क्या है? जिसमें जो गति होती है ना, धीमी और वृद्धि है, यानी कि अधिक और कम, अर्थात तेज एवं मंद दोनों प्रकार की जो गति पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित गति कहते हैं। और यह जो है उन्तोदर वक्र या नतोदर वक्र दोनों का ही एक क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं अधिगम पटार क्या होती है ना, अधिगम पटार क्या होती है, इस पर हम नजर डालते हैं। ठीक है, तो अधिगम पटार क्या होती है साथियों? जिसमें हम यानी कि जिसमें सीखने की जो गति जो होती है ना, कैसे रुक जाती है, सीखने की जो गति होती है कैसे हो जाती है? रुक जाती है। यानी कि उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवन्नति होती है ना, इसमें क्या हो रहा है? ना उन्नति हो रहा है ना ही अवन्नति हो रहा है। अधिगम का पटार के अधिगम के गति, यानी कि अधिगम का जो गति होती है कैसे होती है? जीरो हो जाती है। कैसे हो जाती है? जीरो हो जाती है, जिसमें कि जो गति जो होती है ना ही बढ़ पाती है और ना ही कम हो पाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम पटार कहते हैं। ठीक है, और अधिगम पटार में यहाँ पे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है शिक्षण के स्तर। ठीक है, शिक्षण के स्तर पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। शिक्षण का स्तर क्या होता है साथियों? शिक्षण का स्तर अलग अलग तरीके से होता है, और यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत, यहाँ पे अलग अलग स्तर के तौर पे यहाँ पे अलग अलग मत यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, और उन सबको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो अधिगम का पटार को मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों कि इसमें क्या होता है? इसमें जो गति जो होती है ना, एक ऐसी गति जो होती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कैसा हो जाता है? रुक जाता है, यानी उसमें ना तो उन्नति, अर्थात ना ही वो कोई उन्नति कर पाता है और ना ही कोई ऐसा कार्य कर पाता है जो कि बुरा हो, या हम कह सकते हैं कि वो उसमें ना ही वृद्धि कर पाता है और ना ही कमी कर पाता है उसमें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम पटार कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, और नेक्स्ट अगला है क्या? शिक्षण के स्तर से। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण के स्तर को, शिक्षण के स्तर को जो यहाँ पे 3 अलग अलग पार्टों में बांटा गया है उन पे हम नज़र डालते हैं। पहला है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर अर्थात आपकी याददाश्त की जो क्षमता होती है, आपकी जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है, उसके जो आधार पर यहाँ पे अलग अलग बांटा गया है। तो पहला जो है मेमोरी लेवल के आधार पर, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है हर्बर्ट ने किसने दिया था? इस स्मृति स्तर को किसने दिया था? तो आपको याद रखना है हर्बर्ट ने दिया है।
किसने दिया है? अर्बर्ट ने दिया है। स्मृति यानी कि स्मृति स्तर को किसने दिया है? स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। और इसमें क्या बताया उन्होंने कि इस स्तर में बच्चों के रटने पर बल दिया जाता है ना। इस स्टेज में क्या होता है, यानी कि इस स्तर में बच्चों में रटने पर बल दिया जाता है। स्मृति स्तर मतलब इसमें रटने पर बल दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है ना। शिक्षण अधिगम का क्या माना जाता है? सबसे निचला स्तर माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे निचला स्तर माना जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि यह बच्चों में रटने पर बल देता है। दूसरा, यह शिक्षण का सबसे यानी कि यह प्रक्रिया जो होती है सबसे निचला प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य जो होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। और यह कैसे होती है? यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने पहला जो यहाँ पे जो प्रकार आप लोगों को स्तर बताया साथियों को बताया था मैंने, स्मृति स्तर है ना, स्मृति स्तर। सो स्मृति स्तर में क्या होता है साथियों कि इस स्मृति स्तर में पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताने का प्रयास किया था। यहाँ पे स्मृति स्तर जो होती है, स्मृति स्तर जो होती है वो कैसे है? इसमें रटने पे बल दिया जाता है ना। किसमें? रटने पर बल दिया जाता है ना, रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, कैसा? रटने पर बल दिया जाता है। पहला पॉइंट रटने पर बल दिया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा पॉइंट ही जो शिक्षा का सबसे निचला स्तर इसे माना जाता है। क्या? निचला स्तर इसे माना जाता है ना, सबसे निचला स्तर इसे माना जाता है। और अगला पॉइंट क्या है यानी कि शिक्षण इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य जो होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना होता है। और यह छोटी छोटी कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है दूसरा क्या दिया गया है? समझ बोध स्तर है ना, समझ बोध स्तर। समझ बोध स्तर में क्या आता है? इस स्तर में स्मृति स्तर यानी कि इस स्तर में स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है ना। स्मृति जो स्तर होती है ना, स्मृति स्तर जो होती है इससे क्या होता है? कुछ हद तक ऊंचा होता है। और इस तरह में यानी कि इस तरह में रटने के बजाय ज्ञान की अच्छी तरह से समझ यानी कि ज्ञान की अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। यहाँ पे रटने पर बल नहीं दिया जाता है, इसमें ज्ञान के यानी कि समझ पर, या हम कह सकते हैं समझ पर सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है? इसमें बल दिया जाता है। ये होता है समझ बोध का स्तर। ठीक है, उसके बाद में इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त किया जाए यानी कि जो बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है, यह नियम एवं सिद्धांत बताए जाते हैं। वे इस सिद्धांत से ही प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहार एवं प्रयोग भी कर सके। ठीक है, सो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि समझ बोध का जो स्तर होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें स्मृति इसकी जो यानी कि इसमें क्या होता है? स्मृति से कैसा ऊपर उठा हुआ होता है ना। उसकी जो स्तर जो स्मृति की जो स्तर है उससे कहीं ना कहीं आपको ऊंचा उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे है, इसमें रटने पर बल नहीं दिया जाता है, ज्ञान एवं समझ पर बल दिया जाता है। और इस स्तर के बच्चों को ज्ञान दिया जाता है ना, ज्ञान दिया जाता है या निम्न सिद्धांत यहाँ पे बताए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, निम्न सिद्धांत दिए जाते हैं जो कि इस तरह के प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा जो है उनके व्यवहार एवं प्रयोग को क्या कर सके? प्रयोग यानी कि व्यवहार एवं प्रयोग को भी सीख सके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? चिंतन स्तर। चिंतन स्तर क्या होती है? तो अगला पॉइंट क्या है? चिंतन स्तर। ठीक है, तो चिंतन स्तर में यह अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। क्या है? सबसे ऊंचा स्तर है। सो सबसे निचला स्तर क्या होता है? स्मृति होता है। ठीक है, स्मृति होता है। इसके बाद में इसी के ऊपर में क्या आएगा? इसी के ऊपर में आएगा समझ, है ना। और सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊपरी जो स्तर होती है वो होती है आपका चिंतन, है ना। सबसे ऊपरी स्तर क्या होती है? चिंतन होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। और इसमें शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। और इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्ति के विकास में पूर्ण अवसर दिया जाता है ना। इसमें क्या होता है? मानसिक विकास की शक्तियों में किया जाता है पूर्ण अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम एवं सिद्धांत दिए जाते हैं। पहले क्या दिया जाएगा? विभिन्न नियम दिए जाएंगे और विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने के लिए निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। सो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे चिंतन में, पहला पॉइंट सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। क्या कि पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, बच्चों को इस सिद्धांत के अनुसार
स्टेयर के अनुसार बच्चों को पहले क्या दिया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है। और सिद्धांत दिया जाता है और इसी के आधार पर उन्हें स्वतंत्र रूप से इन पर क्या किया जाता है, चिंतन एवं मनन हम कह सकते हैं, चिंतन के लिए किया जाता है, चिंतन और निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, अवसर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टेकिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इस पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा एक प्रारूप होता है ना, शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप होता है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। वो कैसे, सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था, एलन महोदय ने किया था, है ना। इस सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किसने किया था, तो आपको याद रखना है यहाँ पे एलन महोदय ने, है ना। किसने, एलन, किसके द्वारा, एलन महोदय के द्वारा किया गया था। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह शिक्षण का सबसे छोटा प्रारूप होता है जो कि क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। ठीक है, और यही सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है एलन महोदय ने दिया था। ठीक है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, इसमें सूक्ष्म शिक्षण से कम समय से अधिक दक्षता प्रदान की जाती है ना। इसमें क्या होता है, कम समय में, है ना, कम समय में अधिक दक्षता अर्थात अधिक ज्ञान यहाँ से अर्जित किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है। इसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसी में सूक्ष्म शिक्षण में कौशल विकास यानी कौशल का जो विकास किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, श्यामपट हो गया, कौशल हो गया, और उसके बाद में पुनर्बलन हो गया, कौशल, प्रश्न एवं प्रवाह इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शिक्षण के समय अधिगम की जो दक्षता, यहाँ पे शिक्षण के समय अधिगम दक्षता क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, कौशल विकास हो पाता है, जिसमें कि श्यामपट हो गया, कौशल हो गया, और पुनर्बलन, कौशल एवं प्रश्न प्रवाह की जो क्षमता होती है वो अधिक होने लगती है। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, है ना। क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। हमने क्या देखा था, सूक्ष्म शिक्षण देखा था। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्य योजना का जो निर्माण होता है, पाठ्य योजना का निर्माण सबसे पहले क्या करता है, टीचर जो है, सबसे पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना होगा और पाठ्य योजनाओं का निर्माण करेगा। और दूसरा जो पॉइंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कक्षा शिक्षक अर्थात पाठ्य योजना बनाने के बाद में क्या करता है, वह टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा, है ना, पढ़ाएगा। और हम शिक्षण कराने के लिए 6 मिनट का क्या करता है, सॉरी, शिक्षण कराने के लिए 6 मिनट का क्या लेगा, समय रिजर्व करेगा, है ना, समय रिजर्व करेगा। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट बनता है प्रतिपुष्टि अर्थात जो फीडबैक देने के लिए 6 मिनट, पुनः फिर से फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का समय देता है। और पुनः फिर से पाठ्य योजना इसमें 12 मिनट का होता है। और पुनः शिक्षण का जो समय होता है वो होता है 6 मिनट का। और पुनः प्रतिपुष्टि का जो समय होगा आपका 6 मिनट का होगा। अर्थात यहाँ पे कुल मिला के शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो होती है 36 मिनट की। कितने, 36 मिनट की होती है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला क्या करेगा, शिक्षक सबसे पहला पाठ्य योजना बनाएगा, पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, है ना, पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कक्षा शिक्षक जो होता है या शिक्षिका जो होती है ना, वह पाठ्य योजना बनाने के बाद में क्या करेगा, शिक्षक जो है कक्षा में आकर, क्लास में आकर पढ़ाएगा। ठीक है, सब कक्षा में आकर पढ़ाएगा। ठीक है, पढ़ाएगा, उसके बाद में पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद में यानी कि पढ़ाई करवाने के बाद में क्या करेगा, वो पढ़ाएगा और शिक्षण कराने के बाद में 6 मिनट का क्या लेगा, समय 6 मिनट का रिजर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या करता है, वो पुष्टि करता है, अर्थात उन्हें फीडबैक देने के लिए 6 मिनट उन्हें लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में पुनः पाठ्य
पुनः पाठ्योजन, उन्होंने जो पढ़ाया है, जैसे कि मैं आप लोगों को जो पॉइंट बताता हूँ उसको मैं पुनः फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। वही यहाँ पे पुनः 6 मिनट का जो होता है वो पुनः शिक्षण के लिए होता है, सॉरी पुनः पाठ्योजन के लिए 12 मिनट का होता है, और पुनः शिक्षण के लिए जो होते हैं 6 महीने का, सॉरी 6 मिनट का होता है, और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए यहाँ पे जो समय होती है 6 मिनट का होता है। ठीक है, इस प्रकार टोटल जो समय यहाँ पे लगता है 36 मिनट लगता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण। क्या होती है अधिगम स्थानांतरण? सो यदि हम यहाँ पे बात करें अधिगम स्थानांतरण की, सो जब क्या होता है, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल, जब कोई सीखा हुआ कौशल काम जो होता है ना, दूसरे सीखने के कौशल, दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में यानी कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। ठीक है, सो इससे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है साथियों कि कोई भी सीखा हुआ कौशल जो होता है ना, एक दूसरे को सिखाने में या कौशल प्रशिक्षण में क्या करता है, काम को प्रभावित करता है या काम करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही व्यक्ति यानी कि इनमें क्या होता है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है। और सबसे अच्छा जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, यदि आपको ट्रक चलाना आता हो तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे कार की जो प्रतिक्रिया जो होती है ना, कार को चलाने की जो प्रतिक्रिया भी प्रभावी होंगी, है ना। तो आप यहाँ पे कार को भी चलाने में सक्षम, कुछ पॉइंट तक, कुछ हद तक यहाँ पे सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम नज़र डालते हैं स्थानांतरण के प्रकार। तो स्थानांतरण के प्रकार में सबसे जो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका क्या, स्थानांतरण प्रमाण का धनात्मक स्थानांतरण। क्या होती है धनात्मक स्थानांतरण? तो धनात्मक स्थानांतरण जो होती है पूर्व ज्ञान एवं अनुभव अतः प्रशिक्षण, यह हम कह सकते हैं नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है ना। सो ये जो होती है ये क्या होती है, धनात्मक स्थानांतरण जो होती है ना, वो कैसे होती है, पूर्व ज्ञान एवं अनुभव। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले जो आपने ज्ञान अर्जित किया या फिर आपके पास में जो ज्ञान अभी अर्जित हुआ है उनका अनुभव करके, या पहले जो ज्ञान आपने अर्जित किया उन पे अनुभव करके प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण को एक नई गति दी, यानी कि नई बात की ओर यानी कि नई बातों को किया जाता है, सीखने में सहायता मिलती है या सीखने में सहायता प्रदान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है इनको। ठीक है, उसी के बाद में इसी में क्या होता है, किसी कार्य को करने का जो ज्ञान होता है ना, या योग्यता अथवा अनुभव, जब अन्य कार्य को उसी अनुभव के माध्यम से अन्य कार्य को करने में सहायता मिलती है, सहायक होता है, तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। कारण क्यों कि यह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होती है। तो ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होती है, किसी कार्य को करने का ज्ञान या योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है, तब इसे सीखने में कैसा होता है, इसे सीखने को ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ साथियों कि ऋणात्मक स्थानांतरण में यदि आपके पास में हिंदी का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है ना, हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको संस्कृत पढ़ने में, है ना, संस्कृत पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे अगर आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, वह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दिया भी गया है, जो कि मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि किसी भी कार्य को करने का जो ज्ञान होता है ना, ये योग्यता होता है या अनुभव होता है, वो दूसरे कार्य को करने में कैसा लगता है, घातक लगता है। वो घातक लगता है, तब इसे क्या कहते हैं, हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जिसमें तेजी से चलने का अभ्यास जो है दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सा की सलाह के बावजूद धीमे चलने में कैसा होता है, बाधक होता है, इसे ही ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया गया है, जैसे चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में, है ना, दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद आप धीमे चलने में कैसे होंगे, बाधक होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो है शून्य स्थानांतरण क्या होता है, सीखने की जो प्रक्रिया जो होती है ना, जब पूर्ण अनुभव
पूर्ण अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है ना, दोनों में से कोई नहीं होता है, तो वह अधिगम जो कहलाता है वो शून्य स्थानांतरण अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट को, क्षैतिक स्थानांतरण। सो क्षैतिक स्थानांतरण क्या होता है? जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की अलग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग जो है व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की अलग स्थान यानी कि उसी प्रकार की अलग अलग समान स्थिति में किया जाता है, जो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जो कि गणित में क्या होता है? गणित में जोड़ने एवं घटाने के जो प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह से किया जाता है जो विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है और बहुत ही सटीक यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। अब हम चलते हैं अधिगम अक्षमता है। क्या चलते हैं? अधिगम अक्षमता क्या होती है, इस पे हम नज़र डालते हैं। तो सीखने की जो क्षमता होती है या योग्यता में जो होती है ना, कमी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है ना, अधिगम अक्षमता कहा जाता है, जिसमें 4 अवस्थाएं अलग अलग है जो कि हम डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग है, जैसे कि पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है, लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है, जो कि यदि आपको पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ अगर हो रही है तो वो कहलाता है डिसलेक्सिया, है ना। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, उसी के बाद में यदि आपको समस्या हो रही है तो ये कहलाता है आपको अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे लिखने से संबंधित अगर समस्या हो रही है, गणित सीखने से संबंधित अगर समस्या हो रही है, और साथ ही साथ यदि आपको यहाँ पे जो है भ्रम वाली स्थिति यदि आपके पास में उत्पन्न हो रही है, या फिर बोलने में समस्या आ रही है, या फिर शारीरिक कौशल में यहाँ पे समस्या आ रही है, या फिर तनाव से संबंधित जो समस्या आ रही है, इन सबको अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग कहा गया है। इसको हम सब यानी कि इन सबको हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझते हैं साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि पढ़ने से संबंधित जो होती है ना, पढ़ने से संबंधित क्या क्या दिया गया है, पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, है ना। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, और अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखने से संबंधित यदि कोई समस्या आ रही होंगी, है ना, लिखने से अर्थात लेखन से संबंधित कोई अगर समस्या आ रही है तो उसे क्या कहते हैं हम? डिसग्राफिया, है ना। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया, और यहाँ पे दिया भी गया है ना, डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया। ठीक है, इसी के बाद में यदि गणित से संबंधित यदि कोई समस्या अगर आ रही है, संबंधित कोई समस्या है, तो उसे क्या किया जाता है? गणित से संबंधित यदि यहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो उसे क्या जाता है? डिसकैलकुलिया, है ना। क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में यदि भ्रम से संबंधित कोई समस्या अगर स्थित हो यानी ऐसी उत्पन्न हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रम से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसमोर्फिया, है ना। क्या कहा जाता है? डिसमोर्फिया, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिसमोर्फिया। ठीक है, इसी के बाद में बोलने से संबंधित यदि बोलने से संबंधित कोई समस्या अगर उत्पन्न हो रही है, कोई विकार अगर उत्पन्न हो रहा है ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिसफेसिया, है ना। क्या जाता है? डिसफेसिया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में शारीरिक कौशल से संबंधित यदि कोई समस्या अगर उत्पन्न हो रही है या ऐसे कोई समस्या अगर है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसफ्रेक्सिया, है ना। डिसफ्रेक्सिया। ठीक है, क्या है ये? डिसफ्रेक्सिया। ठीक है, इसी के बाद में यदि तनाव से संबंधित कोई अगर समस्या आ रही है तो उसे कहा जाता है तनाव से संबंधित कोई आ रही है तो क्या जाता है? डिसथेमिया, है ना। डिसथेमिया। ठीक है, ये थे साथियों कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनको मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे चर्चा किया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि
यहाँ पे जो ADHD है ना, क्या होती है ADHD, ADHD, ठीक है। तो ADHD का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसमें बच्चा यानी कि इसमें बच्चा का एक चीज यानी कि बच्चा का जो इसमें बच्चे का जो होता है ना, एक चीज पर ध्यान केंद्रित होता है। केंद्रित कैसा होता है, केंद्रित नहीं हो पाता है। एक चीज पर बच्चे का जो ध्यान होता है ना, वो केंद्रित नहीं हो पाता है, केंद्रित नहीं हो पाता है, और बहुत जो हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है ना, कैसा होता है, हाइपर एक्टिव होता है। एक चीज पे ध्यान उनका क्या होता है, एक चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ADHD, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं स्वलीनता, स्वलीनता या आत्म केंद्रित, स्वलीनता या आत्म केंद्रित, ठीक है। सो स्वलीनता या आत्म केंद्रित क्या होती है, इसमें दोहरा इसमें क्या होता है, दोहरा रिपेटिटिव, और यानी कि इसमें बार बार किए जाते हैं, इसमें बार बार दोहरा मतलब दोहराव किया इसमें किया जाता है। रिपीटेड यानी कि रिपीटेड या रिपीटेड जो हर एक शब्द को बार बार दोहराया जाता है। और इसमें व्यवहार में कैसे होता है, व्यवहार में यह बिहेवियर की अगर बात करें, यह व्यवहार क्या कहलाता है, यह व्यवहार क्या कहलाता है, अतुसिम कहलाता है ना, अतुसिम कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यह दिव्यांग एवं सामाजिक संचार के लिए चुनौती का कारण भी बनती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, RPWD, है ना, RPWD एक्ट। RPWD एक्ट के द्वारा सन 2016 में यहाँ पे RPWD एक्ट को वैसे सन 1995 में यानी कि इसकी स्थापना किया गया था, और PWD एक्ट जो कि 2016 में लाया गया है। और यहाँ पे PWD एक्ट जो है 2016 में PWD एक्ट जो है 1995 के मौजूदगी यानी कि 95 में मौजूदा के विकलांगों के लिए 7 प्रकार के यानी कि 7 प्रकार से बढ़ाकर, अब 7 प्रकार था, अब 7 प्रकार से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 प्रकार कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ भी सुनिश्चित कर दिया गया है, कि केंद्र सरकार के पास में विकलांग के पास यानी कि विकलांग के प्रकार को जोड़ने की शक्ति भी होगी, ठीक है। तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो RPWD क्या होता है, RPWD जो है ये अभी नया कब 2016 में लाया गया है, और ये जो एक्ट है 1995 का एक्ट है, और इसमें यानी कि यह 2016 में लाया गया है, जो कि PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट एवं 2015 में मौजूदा जो विकलांग की जो क्षमता, विकलांग के जो प्रकार थे कितने 7 प्रकार थे, और उनको बढ़ाकर अब कितना 21 प्रकार कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार के पास में और विकलांग के प्रकार को जोड़ने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि और प्रकार को जोड़ने की शक्ति होगी, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि इनके द्वारा जो सुझाव की गई युक्तियां भी है, और उन युक्तियां कौन सी है, जीवन के सभी क्षेत्रों में जो है समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए, है ना। इनमें समानता और गैर भेदभाव होना यानी कि गैर भेदभाव हो, और साथ ही साथ स्कूल यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना होना चाहिए, और साथ ही साथ बुक आदि इनकी उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।